ऑलराइट। राधे राधे। वेलकम एवरीवन टू ओजस एस्ट्रो ज्योत। और ये बुक रीडिंग का थर्ड वीडियो है। हम जो बुक रीडिंग कर रहे हैं वो है त्रिक भवनों की गाथा, और आज से हम शुरू करने वाले हैं छठा घर। छठा घर। काटवे योगी ने पुराणों का हवाला देते हुए लिखा है कि द्रौपदी के चीर हरण का कारण उसकी कुंडली के छठे घर में कर्क राशि का मंगल था, और ऐसी दुखदायक हालत में किसी ईश्वरीय सहायता की बात भी की है, जैसे द्रौपदी के पास कृष्ण पहुंचे थे। इसलिए एक दिन मैंने पंडित जी को छठे घर के स्वभाव की व्याख्या के लिए कहा, तो वो कहने लगे, छठा घर हमारे अंदरूनी मन के साथ भी और बाहरी शरीर के साथ भी संबंध रखता है। ये हमारे मानसिक संताप, दुश्मनी, बीमारी, ननिहाल परिवार, नौकरी, रखेल, भूत बाधा, पेट, पाचन शक्ति, कर्जे और फौजदारी मुकदमे का कारण है। मुकदमे के बारे में कुछ लोग सातवें घर को कारक समझते हैं, पर सातवां घर सिर्फ दीवानी मुकदमे का कारक है। फौजदारी मुकदमे का कारक छठा घर है। इसे उपाच्य भाव भी कहा जाता है। उपाच्य का मतलब है हरकत में होना, गतिशील होना। इसलिए छठे घर का शुभ या अशुभ प्रभाव बहुत तेज रफ्तार के साथ होता है। छठे घर में किसी भी ग्रह का ना होना शारीरिक और मानसिक पक्ष से अच्छा है। इस हालत में जिंदगी में कोई बहुत बड़ी बीमारी या मानसिक संताप होने की संभावना कम हो जाती है। मैंने पूछा, पंडित जी, छठा घर खाली होने की सूरत में एक और संभावना तो बनी रहेगी कि वहां पड़ी राशि का मालिक आखिर किसी अन्य स्थान पर होगा ही। वहां जहां भी होगा उस स्थान के वश मुताबिक अपना फल देगा। वो कहने लगे, किसी भी घर के मालिक का किसी अन्य घर में बैठे होने से उसका शुभ या अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर छठे, आठवें और 12वें घरों के मालिकों का अशुभ प्रभाव खास तौर पर होता है। मेरे अपने विचार के अनुसार किसी घर का बिल्कुल खाली होना खाली पड़ी हुई जमीन जैसा होता है। जो छठे घर का मालिक किसी और घर में बैठकर उस घर के फल को खराब करेगा। पर छठे घर की कारक वस्तुओं पर छठे घर के खाली होने के साथ कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि छठा घर हमारी मानसिक संताप का कारक है। इसके खाली होने से मानसिक संताप पैदा करने वाले अशुभ कारण नहीं घटेंगे। मैंने कहा, ये तो ठीक है कि छठा घर ग्रहों से खाली हो तो अच्छा है, पर अब एक एक ग्रह को लेकर व्याख्या करें कि छठे घर में हर ग्रह होने से क्या कैफियत होगी। तो हम बात करते हैं सूर्य की। वो कहने लगे, सूर्य से आरंभ करता हूँ। छठे घर में सूरज पड़ा हो तो शरीर की बीमारियों को सहने की शक्ति कम करता है। सेहत के लिए किसी न किसी तरह का अशुभ फल भी देता है, पर किसी गंभीर और लंबी बीमारी का कारण नहीं बनता। नौकरी करने वाले के लिए सूर्य किसी हद तक यहाँ शुभ फल देगा, पर ये बात जरूरी है कि सूर्य छठे घर में होने पर नौकरी किसी ऐसे काम के साथ संबंध रखती होगी जिसमें दूसरों के लिए कुछ लाभदायक काम हो सके। इनमें से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, डाक का महकमा भी, या किसी न किसी तरह की समाज सेवी संस्थाएं। ज्योतिष के पुराने ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के अनुसार अगर छठा घर कमजोर हो तो लग्न तगड़ा हो, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इस ग्रंथ में ये व्याख्या नहीं की गई कि छठा घर कमजोर किस खास ग्रहों के कारण होता है। वास्तव में छठा घर शुक्र, मंगल या केतु के यहाँ होने पर कमजोर होता है। हम बात कर रहे थे सूर्य की। इस घर में सूर्य काल पुरुष कुंडली के अनुसार अपने मित्र ग्रह बुध के घर में है, इसलिए सूर्य शक्तिवान है। इस हालत में दुश्मनों के पक्ष से परेशानी नहीं होगी, वो इंसान को दुश्मनों से निपटने का बल देगी। कुछ ज्योतिषियों की ये गलत धारणा है कि छठे घर का सूर्य दुश्मनों की शक्तिवान करेगा। इस धारणा की कोई बुनियाद नहीं। अगर छठे घर में यानी कि दुश्मनी के घर में कोई ग्रह कमजोर हालत में बैठा हो तो वो ग्रह खुद ही एक दुखी इंसान जैसा होता है, और उसका प्रभाव जाहिर है कि इस घर की वस्तुओं के लिए रोग शोक ही पैदा करेगा। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है कि सूर्य हमारे तेज, प्रताप, रोब और दूसरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का सबसे बड़ा कारक है। जब दुश्मनी के घर में सूर्य हो तो उस स्थान के तेज प्रभाव को शक्तिमान करेगा, और दुश्मनी की भावना रखने वाला खुलेआम दुश्मनी करने का हौसला नहीं कर सकता। बहुधा देखने में आया है कि सूर्य छठे घर में होने पर पैदाइश अपने पैतृक घर से दूर किसी और जगह पर होती है। उम्र का 22वां वर्ष ननिहाल के बारे में किसी न किसी तरह की चिंता पैदा करता है।
छठा घर भी 8वें घर की तरह गुप्त स्थान होता है। इसलिए छठे घर के ग्रहों के उपाय उन ग्रहों की कारक वस्तुओं को लेकर जमीन में दबा देने जैसे तरीके से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन त्रिक भवनों में अगर 12वां घर खुला आकाश है, तो 8वां घर धरती की सतह पर बनी शमशान भूमि है, तो छठा घर उसका पाताल होता है। और सूर्य जो रोशनी का कारक है, वो इस पाताल के घर में आकर अपने कुछ वस्त्र अंधेरे में छिपा देता है। मिसाल के तौर पर सूर्य राज दरबार की और हर तरह की शान और शौकत का कारक है। जो जरूरी बात है कि बहुत ऊंची पदवियां और शाही रहन सहन की बुनियाद का संबंध खुले पैसे के साथ है। पर सूर्य छठे घर में आकर अपने इस गुण का त्याग कर देता है। अगर 10वें घर में सूर्य ऊंची राजसत्ता का कारक है, तो वो छठे घर में दूसरों का भला करने वाला खिदमतदार बन जाता है। दूसरी बात रही शान शौकत की, इस घर में सूर्य उससे बेनियाज हो जाता है। कि ठीक है कि छठे घर का सूर्य गरीबी का कारक नहीं, पर यहाँ सूर्य एक ऐसे दरवेशी स्वभाव का हो जाता है जिस कारण धन दौलत की उसके लिए कोई अहमियत नहीं रहती। वो अपनी किस्मत के ऊपर पूरी तरह संतुष्ट होता है और किस्मत भी उसकी जरूरतें पूरी करती है। मैंने हंसकर कहा जिन दिनों मैंने हंसकर कहा जिन दिनों में मैंने नज्म लिखी थी, जो भी कमाना वही खाना, न कोई कण कल का बचा, न कोई कण कल के लिए। उस समय जरूर मेरे छठे घर में गोचर का सूर्य होगा, क्योंकि साथ ही कहा था जो मैंने साथ ही कहा था, जो भी खाली हांडी भरती है, रांत पकाकर अन्न परस कर, वही हांडी उल्टी रख देती हूँ। पंडित जी भी हंस दिए, कहने लगे, ये छठे घर के सूर्य की बड़ी बढ़िया तशरीह की है आपने। छठे घर में सूर्य होने से जिंदगी में उतार चढ़ाव भी कई आते हैं, खासकर नौकरी के सिलसिले में। पर लड़के के जन्म के बाद नौकरी में स्थिरता आ जाती है। इसका कारण ये है कि 5वां घर सूर्य का होता है, उसका अपना घर। 5वां स्थान क्योंकि औलाद का होता है, पुत्र का जन्म का, इसलिए उस पहलू से भी वह शुभ हो जाता है। मैंने कहा, और जब एक पुत्र का जन्म नहीं होता, सूर्य कायम नहीं होता, उससे पहले समय की जो अस्थिरता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव की, उसका कोई उपाय बताएं। पंडित जी कहने लगे, उसके लिए मंदिर में दूसरों की दान की हुई वस्तु अपने पास रखनी। ये उपाय बड़ा अजीब लगता है, पर जब हम इसके तर्क को समझ लें तो इसकी अहमियत अपने आप नजर आने लगती है। पाताल के घर में सूर्य जिन गुणों को छिपा लेता है, इस उपाय के साथ उन गुणों को रोशनी में लाकर उनके प्रभाव को शक्तिशाली करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि छठे घर में सूर्य एक खिदमतगार है, राजा नहीं। ऐसे ही आर्थिक पहलू से वो गरीबी नहीं देता, पर शाही अमीरी भी नहीं देता। सूर्य की इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए यहाँ उसके मित्र ग्रह बृहस्पति का सहारा लिया गया है। कुंडली का दूसरा घर मंदिर है, और दूसरे घर का एक कारक बृहस्पति होता है। वह खुशहाली का कारक है। इसलिए बृहस्पति के मंदिर में से किसी दान हुई वस्तु को अपने पास रखने से सूर्य में बृहस्पति का असर शामिल हो जाएगा। ननिहाल घर पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके लिए अपने कमजोर सेहत के लिए सबसे अच्छा उपाय है बंदरों को गुड़ खिलाना या भूरे रंग की चींटियों को सतनाजा डालना। मैंने बीच में कहा, एक बड़ी पुरानी कहावत ध्यान में आई है, जिसमें लोग कहते हैं, हम पक्षियों को तिल चौली डालने वाले। लगता है ये कहावत जरूर इसी उपाय से बनी होगी, भूरी चींटियों को सतनाजा डालने वाले उपाय से। पंडित जी कहने लगे, ये बात ठीक जान पड़ती है। कहावतें जिंदगी के लंबे तजुर्बों के बाद बनती हैं। इस उपाय में सतनाजा या तिल चौली केतु की कारक वस्तुएं हैं। भूरी चींटी अशुभ सूर्य है, इसलिए सूर्य के अशुभ असर को रोकने के लिए उसमें केतु का असर शामिल किया गया है। और जो पहला उपाय बताया है, बंदरों को गुड़ डालने वाला, उसका तर्क ये है कि लाल मुंह वाला बंदर खुद सूर्य है और गुड़ भी सूर्य की वस्तु है। इसलिए सूर्य के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए सूर्य अपनी ही वस्तु लेकर इसलिए सूर्य के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए सूर्य अपनी ही वस्तु लेकर अपने अशुभ को खुद ही नष्ट कर देगा। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो ये था कि छठवें घर के अंदर जब सूर्य आता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या रेमेडी होती है।
तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी 6th हाउस में सन की पोजीशन आने से। हम धीरे-धीरे करके एक-एक प्लैनेट को कवर करेंगे सीरीज़ के अंदर। तो कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 6th हाउस के अंदर चंद्रमा का क्या फल होता है त्रिक भवनों की गाथा से। तब तक के लिए राधे-राधे।